नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? जीव विज्ञान कहलाता है। याद रखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है दोस्तों। अगला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क एवं टीवी रेनस ने 1801 में किया था। याद रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क ने किया था एवं टीवी रेनस ने किया था। कब किया दोस्तों? 1801 ईस्वी में किया था। अगला है दोस्तों, जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, अरस्तु जो है ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक है अरस्तु। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? याद रखिएगा कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। ठीक है, याद रखिएगा कि लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। अगला है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक है। आपको ध्यान देना है कि हिपोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक है। अगला है दोस्तों कि भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? याद रखिएगा चरक जो है दोस्तों भारत में चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? थियोफ्रेटस। याद रखिए दोस्तों कि थियोफ्रेटस जो है ये वनस्पति विज्ञान का जनक है, थियोफ्रेटस। अगला दोस्तों कि भारत में शैल चिकित्सा, ठीक है, भारत में शैल चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत। याद रखिएगा सुश्रुत जो है भारत में शैल चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने कि मानव, याद रखिएगा कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला दोस्तों कि हिस्टोरिया एनिमलिज्म पुस्तक है किसका दोस्तों? याद रखिएगा अरस्तु का। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमलिज्म पुस्तक किसका है दोस्तों? अरस्तु का है। अगला है कि हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक किसका है दोस्तों? तो थियोफ्रेटस की है। याद रखिएगा कि हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक है थियोफ्रेटस की। अब लोग देखने वाले हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। याद रखिएगा कि क्या देखेंगे दोस्तों? जीवधारियों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि जीवों की आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। याद रखिएगा कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का जो पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला है कि जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया, तो कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में। याद रखिएगा जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया कैरोलस लिनियस ने। कब किया? 1753 में। अगला दोस्तों कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया रॉबर्ट एच विटकेर ने। कब किए? 1969 में। याद रखिएगा कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्ट एच विटकेर ने कब किए थे? 1969 ईस्वी में किए थे। ठीक है, देखने वाले कि समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण क्या है दोस्तों? यानी कि समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण कौन कौन है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। याद रखिएगा कि समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। ठीक है दोस्तों, अगला है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। याद रखिएगा कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें दोस्तों? तो मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है दोस्तों कि मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन है? जीवाणु हो गया, ठीक है, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा कि मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? केंद्रक नहीं होता है। आपको ध्यान देना है कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है केंद्रक। अगला है दोस्तों कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें दोस्तों? तो प्रोटिस्टा जगत में। अगला है कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल,
कवक, प्रोटोजोआ। याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन है दोस्तों? शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। अगला है दोस्तों कि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। याद रखिएगा हम यहाँ पे क्या बताया था कि प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्या होता है दोस्तों? केंद्रक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं जीवाणु। ठीक है दोस्तों, क्या देखने वाले हैं हम लोग? जीवाणु देखेंगे। जीवाणु का खोज किसने किया था? आपको ध्यान देना है कि जीवाणु का खोज किए थे लीवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में। याद रखिएगा कि जीवाणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में जीवाणु के खोज किए थे। अगला है कि जीवाणु का पिता कौन है दोस्तों? लीवेनहॉक। याद रखिएगा लीवेनहॉक को जीवाणु का पिता कहा जाता है। अगला है जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेन वर्ग ने दिया था 1829 में। ठीक है, जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेन वर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था। अगला है कि कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु। ठीक है, कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन है दोस्तों? जीवाणु जो है कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव है। अगला है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। याद देखिएगा म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखने वाले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, दलहनी पौधे। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है दोस्तों राइजोबियम। याद रखिएगा कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? राइजोबियम जो है ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है। अगला है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। याद रखिएगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन परिवर्तित करता है दोस्तों? वो करता है राइजोबियम। अगला है दोस्तों कि दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा करता है कि दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है दोस्तों कि एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। याद रखिएगा कि जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों कि जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन। ठीक है, जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट कोच। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S पाया जाता है। याद रखिएगा जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। ठीक है, अगला हम देखते दोस्तों प्रोटोजोआ। अगला है कि प्रोटोजोआ होता है क्या? होता है एक कोशिकीय जीव होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। आपको ध्यान देना है गोल्डफस ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किए थे। अगला दोस्तों आपके सामने कि प्रोटोजोआ शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? गोल्डफस ने किए थे। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा, यूग्लिना। याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन सा है? अमीबा है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, याद रखिएगा प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन सा है? अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा हिस्टोलिका। अगला दोस्तों कि हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। याद रखिएगा यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों विषाणु के बारे में। ध्यान रखिएगा कि संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है दोस्तों विषाणु। ठीक है, याद रखिएगा विषाणु संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखने वाले हम लोग विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा कि विषाणु के अध्ययन को आपको ध्यान देना है कि विषाणु के अध्ययन कहा जाता है वायरोलॉजी। याद रखिएगा विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को कहा जाता है। विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने 1892 में किया था। याद रखिएगा 1892 में इवानोव्स्की ने विषाणु का खोज किए थे, आपको ध्यान देना है। अगला दोस्तों कि साधारणतः सभी विषाणु होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं। याद रखिएगा सभी जीवाणु जो बने होते, सभी विषाणु जो बने होते हैं दोस्तों प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए के बने होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड ये आरएनए का फुल फॉर्म होता है। अगला दोस्तों विषाणु का जो आकार होता है ये 0.15 से लेकर 0.2 माइक्रोन तक होता है। याद रखिएगा विषाणु का आकार कितना होता है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला दोस्तों कि रासायनिक रूप से विषाणु होता है। याद रखिएगा आपको
कि रासायनिक रूप से विषाणु होता है, क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। अब हम लोग देखने वाले कोशिका विज्ञान। ठीक है दोस्तों, जितने भी सवाल करवा रहे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपका भी बिहार 2 का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, बिहार पुलिस का है। अगर बिहार एसएससी भी वैकेंसी आ ही गई है तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कि जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। याद रखिएगा कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों, कोशिका जो है ये जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। याद रखिएगा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जीवित कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किए थे लेवन हॉक ने किए थे। याद रखिएगा, जीवित कोशिका खोज किसने किए थे, लेवन हॉक ने। देखिए, कोशिका खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, तो मृत कोशिका खोज किए थे। आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किए थे और जीवित कोशिका खोज किसने किया था दोस्तों, लेवन हॉक ने किया था। ठीक है, अगला है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ध्यान रखना है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। कब किया था, 1838 से 1839 में। याद रखिएगा, 1838-39 में कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने किए थे। अगला है कि जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों, कोशिका है। याद रखिएगा कि जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों, कोशिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, कोशिका 2 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा कि कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ध्यान दीजिएगा कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अगला है कि केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। याद रखिएगा कि केंद्रक एवं केंद्रिका जो है ये नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगला दोस्तों कि केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, हम क्या बताएं कि केंद्रक एवं केंद्रिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है क्या, केंद्रक एवं केंद्रिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सबसे छोटी कोशिका होती है। ध्यान देना है कि सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की होती है। याद रखिएगा कि सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखिएगा कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये सबसे बड़ी कोशिका है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। अगला है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की ग्यूनियल सेल की। याद रखिएगा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की ग्यूनियल सेल की है दोस्तों। ठीक है, जो मस्तिष्क में है। अगला है कि हम लोग देखेंगे मानव शरीर में, याद रखिएगा कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवम, जो महिलाओं में होता है दोस्तों। किसमें होता है, महिलाओं में। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों अंडाणु, ओवम। हम लोग देखने वाले कोशिका के संरचना। ठीक है, कोशिका के संरचना सबसे पहले है कि जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव। याद रखिएगा जीव द्रव जो है ये जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव का खोज किसने किया था दोस्तों, तो डुजार्डिन ने किया था। ठीक है, डुजार्डिन ने जीव द्रव की खोज किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था। याद रखिएगा कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। कब किया, 1839 में किए थे। आपको ध्यान रखना है कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने 1839 में किए थे। अगला है जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है, ये हेक्सले का कथन है दोस्तों। याद रखिएगा कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है, हेक्सले का है। अगला है कि जीव द्रव सिद्धांत दिया था सुल्ज ने दिया था। किसने दिया था, जीव द्रव जो सिद्धांत है ये सुल्ज ने दिया था, जीव द्रव का सिद्धांत। अगला है कि पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। याद रखिएगा कि पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है दोस्तों, कोशिका भित्ति कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
अगला देखने वाले हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति पाई जाती है तो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला है कि कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति जो बनी होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। अगला है कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों कोशिका को एक निश्चित, ठीक है, कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली प्रदान करती है, याद रखिएगा कि कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। अगला है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है दोस्तों, किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। अगला दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले हैं, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं दोस्तों। याद रखिएगा सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने किया था, याद रखिएगा अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो बेंडा ने दिया था, याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु में, याद रखिएगा जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है दोस्तों। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, मैट्रिक्स, याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। अगला है दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको पता ही होगा कि कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। याद रखिएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का पावर हाउस। अगला है कि कोशिका का श्वसन केंद्र है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा कि कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का श्वसन केंद्र है। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, एटीपी के रूप में रहती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल है दोस्तों ये वाला कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा रहती है ये किस रूप में संचित रहती है, तो एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडोसिनिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा एडोसिनिन ट्राइफॉस्फेट होता है दोस्तों, ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला है कि एटीपी का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि एटीपी इकाई होती है किसका दोस्तों, ऊर्जा की, याद रखिएगा एटीपी किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है एटीपी। अगला है क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों, क्रेब्स चक्र होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है कि क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था, हैंस क्रेब्स ने किया था, याद रखिएगा हैंस क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज किए थे। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है दोस्तों क्रिस्टी, याद रखिएगा कि क्रिस्टी को माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।